So good evening, ladies and gentlemen, all the students present here. It's an amazing evening. वापस से आप लोगों का स्वागत है HMG सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के एक्सपर्ट वेबिनार सीरीज में। हम पिछले काफी संडे से बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स को लेके आए हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। एंड दिस संडे नन अदर देन मिस्टर जयेश आचार्य विल बी विद अस, जो अपने बहुत सारी चीजें आप लोगों को गाइड करेंगे इस लॉकडाउन के टाइम पे। सो HMG सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस का मानना है, उनका ये सारे जो वेबिनार्स हम लोगों ने डेडिकेट करे हैं वो ऑल द डॉक्टर्स, ऑल द पुलिसमैन, ऑल द सपोर्ट स्टाफ जो हम लोगों को 100% सपोर्ट कर रहे हैं इस लॉकडाउन के टाइम पे भी अपने घर वालों को छोड़ के, दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज। सो दिस वेबिनार्स आर डेडिकेटेड टू ऑल द स्पोर्ट्स, ऑल द स्टाफ, ऑल द पुलिसमैन, ऑल द डॉक्टर्स जो पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। I would like to thank Mr. Anurag Hadia, Mr. Akshay Punekar and all the team of HMG Center for Sports Excellence जिन्होंने ये सीरीज को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया है। इस लॉकडाउन के टाइम पे हमारे कोचेस ने बहुत अच्छी कोशिश करी है पूरी टीम के साथ कि आप लोगों को वीडियो एनालिसिस, वीडियो सेशंस दे पाए जिसमें ट्रेनिंग वीडियोस रहते हैं, ताकि आप लॉकडाउन के टाइम पे भी आप अपने आप को स्किल डेवलपमेंट में काम कर पाए। Without wasting much of time, let me invite the speaker for today, Mr. Jayesh Acharya. उनके बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको देना चाहूंगा। जयेश आचार्य सर के काफी सारे अचीवमेंट्स है, मतलब मैं उनको कुछ शॉर्ट में बताना चाहूंगा आपको। He participated in the World Master Table Tennis Championship 2018 held at Las Vegas, USA in June 2018, in which top 32 में इन्होंने पोजीशंस सिक्योर करी थी। He was the director result for table tennis Commonwealth game in 2010. He was in the organizing committee member in Asian Championship 2011. He was a manager Indian table tennis team in World Cadet and Junior Championship 2010. He represented India in World Master Championship at Stockholm, Sweden in 2014. He was a coach and manager of Indian team in Chengdu International Championship held at China in May 2019. In which he got nominated as a general secretary for MP Table Tennis Association. Or he was a key member in organizing 8 national championship and 5 international table tennis federation pro tour as tournament director, including World Junior Circuit finals in 2015 and 16. He was a joint secretary. He is a joint secretary of Table Tennis Federation of India and executive board member of TTFI. He is a manager Indian junior table tennis team for participation in World Junior Circuit at China. Currently, he is doing a lot of things other than that. वो manager रह चुके Indian youth table tennis team के, जो Asian Youth Championship China 2013 में थी, जिसमें first time हमें bronze medal मिला था। And जो सबसे बड़ा achievement है, he has been awarded by the Vikram Award in year 1993. ये हाल फिलहाल MP इसके चैंपियनशिप में भी इन्होंने काफी कुछ करा है, और मैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करे सर को इनवाइट करना चाहूंगा जयेश आचार्य सर को, ताकि वो अपने इनसाइट दे। जयेश सर, कैन यू हियर मी? जयेश सर, आवाज आ रही है? हेलो जयेश सर। सर आपके एंड से अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को, मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है आपको। जी, आपकी आवाज आ रही है सर। सर, वी वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ HMG सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस इस अनदर लवली इवनिंग ऑफ संडे, जिसमें हम कोशिश करेंगे हमारे बच्चों को आपकी तरफ से एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करें। द स्टेज इज ऑल योर्स सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मयंक जी। और मैं HMG स्पोर्ट्स को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इस तरह की गतिविधियां निरंतर आयोजित कर रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। पिछले 60-70 दिन जो खिलाड़ी घर में कभी बैठते नहीं थे, जो कोचेस घर में कभी रहते नहीं थे, उनको घर में रोक के रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और फिर उस समय को भी एक अच्छे अवसर में बदलने की जो कोशिश थी वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट थी। मैं अभी स्क्रीन पर बहुत सारे मेरे टेबल टेनिस के सब सहयोगियों को देख रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि आप इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारे मध्य प्रदेश के सारे लोग भी जो हैं वो इसका सही उपयोग कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े और
जो आज का हमारा टॉपिक है उस पर बात करें, मैं जरूर से कुछ जो विशेष प्रशिक्षक है हमारे बीच में दिख रहे हैं, मैं जिनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। एक तो मिस्टर गुरुचरण सिंह गिल है जो कि हमारे ITTF के सर्टिफाइड लेवल 3 कोच हैं। इरफान है, ये भी ITTF सर्टिफाइड कोचेस हैं, कोचेस में से एक हैं। और जो हमारी नेशनल प्लेयर्स हैं उसमें से निदा है भोपाल से, पूजा को मैं देख सकता हूँ। तो ये काफी जाने पहचाने चेहरे हैं जो जिन्हें मैं देख सकता हूँ, और मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूँ। विशेषकर मैं धन्यवाद अक्षय को देना चाहूंगा कि उस अक्षय ने ये वेबिनार के लिए इनिशिएटिव लिया, और मैं खुद भी बहुत ज्यादा ऐसा बोलने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहा था, पर अक्षय ने कहा कि नहीं सर आपने बोलना चाहिए, तो मैंने सोचा कि एक प्रयास मैं भी करूं। तो मेरा भी ये पहला प्रयास है एज अ स्पीकर किसी मीटिंग में बोलने का। उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी अच्छा लगेगा और निश्चित इसका कुछ फायदा होगा जो हमारे करियर में हमको सपोर्ट करेगा। Okay guys, sorry, extremely sorry, थोड़ा नेटवर्क इशू था। जयेश सर is again with us, so we'll be continuing the session. Sir. हेलो, हाँ, कैन यू हियर मी? जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है। सो गुड इवनिंग एवरीवन, और आज के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अगेन HMG स्पोर्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो हम सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है एनहांसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स। तो ये एक बहुत ही विस्तृत शब्द है अपने आप में कि अगर परफॉर्मेंस का एनहांसमेंट होना है तो प्लेयर्स के लिए कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जिसके ऊपर उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जहां तक मेरा मानना है या मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी खिलाड़ी को पर्सनल जो उसका परफॉर्मेंस है उसके एनहांसमेंट के लिए, क्योंकि अगर खेल से जुड़ा है तो निश्चित तौर पर वो उसको सबसे पहले ये तय करना पड़ता है कि वो खेल से किस कारण के लिए जुड़ा है। मतलब क्योंकि नॉर्मल हम फिटनेस के लिए खेलना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के खेल से जुड़े रहने के अलग अलग कारण होते हैं। पर यहाँ पर हम मोस्टली चूंकि प्रोफेशनली अगर खेल से जुड़े हैं तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको हमारा परफॉर्मेंस, हमारे जो कॉम्पिटिटिव हमारी स्ट्रेंथ है उसको किस तरह से हम उसमें वृद्धि करें, उसके लिए प्रयास करना बहुत जरूरी होता है। तो किसी भी एनहांसमेंट के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता रहती है वो 3 तरह की फिटनेस। मल्लिक साहब एक मीटिंग में हूँ, प्लीज आधे घंटे बाद, आधे घंटे। अच्छा, वीडियो में आवाज नहीं आ रही, मैं बोलता हूँ। ठीक 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 है, ठीक। मैं सर वीडियो में आवाज नहीं आ रही है लोगों को तो सर आ रही है सर, आ रही है। उनका थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, आ रही है सर। शायद फेसबुक की भी बात कर रहे होंगे कि फेसबुक पे भी। तो सर आप कंटिन्यू कर रही जी। ओके, तो इसमें जो फिटनेस के जो 3 मेजर फैक्टर रहते हैं, एक तो रहता है फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और मेंटल और साइकोलॉजिकल जो फिटनेस रहती है वो, और तीसरा टैक्टिकल रहता है। तो सबसे पहले फिजिकल फिटनेस की अगर हम बात करें तो फिजिकल फिटनेस ये ऐसा एक फैक्टर है कि जो हर एक गेम के हिसाब से, हर एक प्लेयर के हिसाब से और उनकी क्षमता के आधार पर उसको तय करना रहता है। इसमें कोच की सबसे बड़ी भूमिका रहती है कि किसी प्लेयर के लिए किस तरह से फिटनेस का प्रोग्राम डिजाइन किया जाए, उसको क्या क्या ट्रेनिंग सेशन में प्रैक्टिस के पहले प्री प्रैक्टिस और पोस्ट प्रैक्टिस ये दोनों में उसने किस तरह से एक्सरसाइजेस करना चाहिए जो कि उसकी फिटनेस को बढ़ाए, चाहे वो उसकी स्ट्रेचिंग हो, एंड्योरेंस के फिटनेस हो, ये सब तैयारी करना बहुत जरूरी रहती है। और ये मोस्टली प्लेयर अगर एक किसी कोच के अंडर में जो काम करते हैं, अगर उनसे वो एक ऐसा शेड्यूल ले लें तो ये उनको काफी मददगार रहता है। और इन दिनों जैसे हम देखें लॉकडाउन का पीरियड है कि जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल हॉल में या अपने गेम के साथ जुड़ने का मौका नहीं मिलता है, तो सबसे ज्यादा फिजिकल फिटनेस के ऊपर अगर आप काम करें
तो ये एक बहुत अच्छा अवसर होता है कि आप अपना घर में रह के मिनिमम जितनी अपनी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के प्रोग्राम को ध्यान दे सकते हैं, उतना वो प्रयास करना चाहिए। इसमें मेंटल फिटनेस और साइकोलॉजिकल की अगर बात करें तो ये अभी के मतलब खेलों में सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस, टैक्टिकल फिटनेस और स्किल्स जो रहते हैं वो हर एक के पास काफी हद तक समान मात्रा में रहते हैं। एवरी प्लेयर हैज डिफरेंट एबिलिटीज, बट उनके स्किल्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस में जो एनहांसमेंट में सबसे मेन मुद्दा आता है कि कौन प्लेयर जो है वो मेंटली सबसे ज्यादा फिट है। तो मेंटली फिट होने का मतलब ये है कि उसको खुद को अपने आप को मोटिवेशन लेवल पे वो अपने आप को कितना मोटिवेट कर पाते हैं, सेल्फ मोटिवेट करने के लिए कंसंट्रेशन उनके लेवल कितना है, उनके इमोशनल कंट्रोल कैसे हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें कितना है। इन सब बातों से ये बहुत जरूरी रहता है कि प्लेयर अपने आप को अपनी खुद की क्षमताओं को पहचाने, वो अपने आप को इस लेवल पे मोटिवेट करे कि उसको खेलने जाना है, उसको मैचेस खेलना है, उसके लिए प्रिपेयर करे। और अगर उसका पैशन है, इंटरेस्ट है उस खेल में, तो निश्चित तौर पे अपने आप को वो हाई लेवल पे मोटिवेशन रखेंगे, क्योंकि मोटिवेशन से फिर सारी चीजें आगे बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने आप को हमेशा इस तरह से मोटिवेट करें, चाहे हमको प्रैक्टिस के लिए अपने आप को मोटिवेट करना रहे या मैचेस के लिए मोटिवेट करना रहे। और प्लेयर को तो अपने आप को कंटिन्यूस इस मोड में रखना पड़ता है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स ये हमेशा हर एक प्लेयर के कैरियर में चलते रहते हैं। तो कई बार हम हमारी हार को भी हमारे मोटिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम हमारी जीत को भी हमारे और आगे के मोटिवेशन में कर सकते हैं कि आज हार गए हैं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर जीतने का प्रयास करूंगा। और अगर जीत गए हैं तो और बड़ी जीत के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए अपने आप को तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस में होते रहना चाहिए। तो प्लेयर अगर अपने आप को मोटिवेट करते रहेगा तो निश्चित तौर पर उसका फायदा उसको हमेशा मिलेगा। कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो हर एक व्यक्ति ने लाइफ में अपने फील्ड में फोकस्ड होना ही चाहिए, और प्लेयर को खासकर अपने आप को इस लेवल पे फोकस्ड होना पड़ेगा, कंसंट्रेट इतना करना चाहिए कि वो उसको जो अचीव करना है उसके प्रति वो हमेशा उसके माइंड में वो अपना गोल सेट रहे और अपने आप को उस गोल को अचीव करने के लिए हमेशा फोकस रहे और मेहनत करता रहे। जो एक मैं सोचता हूँ कि इन सब चीजों के अलावा एक और बात रहती है जो कि इमोशनल कंट्रोल रहता है, क्योंकि अभी की लाइफस्टाइल इतनी अधिक और फास्ट हो गई है कि लोगों के इमोशनल कंट्रोल नहीं रहते। मेरे साथ जो कोचेस जुड़े हैं वो इस बात को जरूर एंडोर्स करेंगे, क्योंकि कई प्लेयर जो है वो अपने इमोशनल कंट्रोल के कारण अपना अचीवमेंट कई बार खो देते हैं। क्योंकि अगर आपको अच्छे लेवल पे और हायर लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अगर परफॉर्म करना है तो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी फेल्यूर से निराश हो जाएंगे या कुछ छोटे छोटे गेम से बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे तो ये सारी चीजें आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। क्योंकि कई बार होता है कि मैच में भी हमारे जो इमोशनल लेवल है वो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होते रहते हैं, क्योंकि अगर टेबल टेनिस की बात करें तो 1 ऑल पे अगर हम देखें या फिर 5 ऑल पे देखें या 10 ऑल पे देखें, अगर हम इन तीनों स्कोर पे देखें तो हर एक प्लेयर का जो इंडिविजुअल इमोशनल लेवल है, जो इंटरनल स्ट्रेस है, वो अलग अलग रहता है। तो अगर हम अपने आप को बहुत काम, क्वाइट और फोकस रखने की कोशिश करेंगे और इन इमोशनल अप डाउन्स को हम अगर कंट्रोल करना सीख गए तो उसका बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आप खेल में जो अपनी बातें करना चाहते हैं या अपने स्ट्रोक जो खेलना चाहते हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। क्योंकि अगर हम इमोशनली अपसेट हैं, इमोशनली अप एंड डाउन से, तो इसका असर हमारे जो मसल्स है उस पर भी आता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे उस प्लेइंग परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। तो ये बात मैं जरूर से सबको कहना चाहूंगा कि इन कुछ बातों के ऊपर फोकस रखना चाहिए। इसके अलावा एक और जो फैक्टर रहता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। पर आत्मविश्वास और अति विश्वास, इसके अंदर की लाइन बहुत बारीक है।
तो ये भी पहचानते आना चाहिए कि हम कहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस की लाइन क्रॉस करते जा रहे हैं या करने तो नहीं जा रहे हैं। इसलिए हमको अपने ऊपर आत्मविश्वास जरूर रखना है, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। अति आत्मविश्वास का मतलब ये है कि हम क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम हैं, तो हम कभी भी अपने अपोनेंट को अपने से बहुत हल्का नहीं ले। वहां पे अति आत्मविश्वास की झलक आ जाती है। मैं जीत सकता हूँ, मैं जीतूंगा, ये सोचना जरूर है, पर ये मेरे सामने जीत ही नहीं सकता, ऐसा सोचना गलत हो जाएगा। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत स्ट्रांग है वही हमेशा जीतेगा, या बहुत शक्तिशाली है वही हमेशा आगे बढ़ेगा या जीतेगा। जीतेगा वही जो ये सोच सकता है कि मैं जीत सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने आप को उस जीत के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक आप जीतने के लिए कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस पे अपना बनाए रखें, और अति आत्मविश्वास होने से बचना चाहिए। ये सभी खिलाड़ी को ध्यान रखना चाहिए। और कोचेस का भी स्पेशली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कोचेस ने अपने प्लेयर की उस जो ड्रॉबैक है उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करना चाहिए कि कहाँ इसके लेवल जो है वो वेरी हो रहे हैं। क्योंकि हम देखें, अगर इन दिनों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो टैक्टिकल कोचेस का है। यानी अगर हम इसको बहुत पुराने जमाने या हमारी जो देश का इतिहास है अगर उसके आधार पे भी देखें, तो या पौराणिक कथाएं महाभारत वगैरह को भी अगर आप देखें, तो ऐसा लगता है कि कोचिंग जो था ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। क्योंकि आप में से कई लोग महाभारत भी आपने देखी होगी, तो मैं भी अभी इन दिनों सब देख रहा था, तो मेरे भी यही सोच रहा था कि कई ऐसे मौके वहां के एपिसोड्स में ऐसे देखने को मिले कि जहाँ पे लगा कि पीछे से भगवान कृष्ण ने जो बातें बताई है, युद्ध के मैदान में हो चाहे व्यक्तिगत द्वंद्व के दौरान, तो वो कहीं ना कहीं टिप्स की श्रेणी में हम उसको ले सकते हैं। क्योंकि आज के कोचेस के भी बारे में अगर देखें, तो हम जो पीछे से बताते हैं ड्यूरिंग द कंपटीशन, वो बहुत बड़ा है। अगर जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपके सामने बताना चाहूँ कि आप में से कितने लोगों ने वो महाभारत देखा है, तो आपको सबको पता होगा कि जब जरासंध का युद्ध हो रहा था, भीम और जरासंध का, भीम उसको हरा नहीं पा रहा था, तो भीम का इतिहास पूरा कृष्ण भगवान को पता था कि इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी मृत्यु कैसे होगी, ये उनको पता था। क्योंकि जरासंध को ये वरदान था कि उसको कोई भी मार नहीं सकता। तो भीम जब उसको मार के उसके शरीर के 2 टुकड़े करके फेंक देता था, तो वो फिर जुड़ जाते थे और वो फिर जीवित होकर युद्ध करने लगता था। तो जब ये चल रहा था, तो 2-3 बार होने के बाद में जब लगा कि भीम इसको कैसे हराएगा, कैसे उसको मारेगा, तो वहां पे जो एक एपिसोड में उन्होंने बताया था कि वो भगवान कृष्ण ने उस टाइम घास के तिनका हाथ में लेके बाहर से उसको 2 हिस्सों में फाड़ा था, और एक राइट हैंड का हिस्सा इस तरफ फेंका और लेफ्ट का इस तरफ फेंका, जिससे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण उसकी बॉडी फिर जुड़ेगी नहीं और वो जीवित नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल से जो पहले मुझे लगता है कि कोई ऑफिशियल टिप्स होगी कि जो आउट ऑफ द फील्ड किसी ने बाहर से उसको बताया था। भीम ने जरासंध के 2 टुकड़े किए और उसी हिसाब से उनको फेंका, तो जाके वो युद्ध में विजयी हुआ। तो ये शायद एक पहला ऑफिशियल नोटेड हो सकता है कि कोई इतिहास में वर्णन मिला हो कि प्रशिक्षक की भूमिका क्या रहती है, कि जो पीछे से देख रहा है, जो इस युद्ध को मॉनिटर कर रहा है, जो इस गेम को आपके या मैच को मॉनिटर कर रहा है, वो पीछे से आपको कितनी सफाई से और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं और उसको उसी टाइम पे क्या सुधार कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा होता है। टैक्टिकल पार्ट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टैक्टिकल पार्ट में भी क्या होता है कि 2-3 तरह से ऑब्जर्वेशन होते हैं। एक कोच ऑब्जर्व करता है, एक प्लेयर खुद को करता है, क्योंकि अभी के दौर में इतने सारे नए-नए टेक्निक्स आ गए हैं, आप अपना वीडियो एनालिसिस खुद कर सकते हैं। तो अपने आप को एनालिसिस करने के लिए आपके पास एक अवसर है कि आपने जो आपके प्रीवियस मैचेस है उसको रिकॉर्ड कर लिया। उसको रिकॉर्ड करने के बाद में आपने उसको देखा, कोचेस आपके साथ में है तो उसको एनालिसिस करके उसमें करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं और फिर वापस उसको, क्योंकि कोई भी गलतियां अगर होती है तो उस पर ओवरनाइट हम कोई ऐसा करेक्टिव स्टेप्स नहीं ले सकते। अगेन आपको प्रैक्टिस सेशन में उन गलतियों को सुधारना पड़ता है। कुछ गलतियां तो रहती है कि जो स्मॉल करेक्टिव मेजर्स रहते हैं, जो एट द टाइम ऑफ कंपटीशन आप उसको सुधार सकते हैं।
पर कुछ जो रहता है, जब आपका कूलिंग पीरियड रहता है, जब आपके मैचेस नहीं रहते, कॉम्पिटिटिव इवेंट्स नहीं रहते हैं, तो उस समय पे वो आपको सुधारना पड़ेगा। तब पर आपके पास उन सब की नोटिंग होना चाहिए। तो अपने आप को एनालिसिस करने की सबको आदत होना चाहिए। अच्छे प्लेयर जो हैं, ये हमेशा प्रयास करते हैं कि वो अपने आप को एनालिसिस करें, अपने जितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, अपने वीक पॉइंट है, अपोनेंट के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, अपोनेंट के वीक पॉइंट है, इनके बारे में अपनी स्टडी रखें और उसके आधार पे अपना जो मैच है या अपना वो उस दिन का कंपटीशन है उसको प्रिपेयर करें। तो ये एक बहुत बढ़िया बात रहती है कि हम अपने खुद को एनालिसिस करने की आदत डालें। उसके अलावा हमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कोच के ऊपर फेथ होना चाहिए। अगर आपको आपके कोच के ऊपर फेथ है, क्योंकि कोच ही ऐसा व्यक्ति है, मैं खुद इस बात को बहुत इम्पोर्टेंटली मैंने अपने करियर में भी तवज्जो दी कि मेरे लिए जो मेरे प्रशिक्षक थे, अगर उन्होंने मुझे कोई बात बोली है तो उसको किस तरह से मैं इम्प्लीमेंट करूं, क्योंकि अल्टीमेटली कोच आपको बाहर से गाइड कर सकता है, आपको बता सकता है, सब कुछ बाहर से कर सकता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको करना चाहिए। तो ये दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर को पता होना चाहिए कि मेरा कोच मुझसे क्या चाहता है और मैंने उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। और एट द सेम टाइम कोच को भी ये पता होना चाहिए कि मेरे प्लेयर में ये करने की एबिलिटी है कि नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो समझ रहा है कि नहीं, उसमें उतनी ग्रास्पिंग पावर है कि नहीं कि वो उस बात को समझ ले और उसको इम्प्लीमेंट उस हिसाब से करे। और ये कॉम्बिनेशन एट द टाइम ऑफ मैचेस और एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस, ये दोनों साइमल्टेनियसली इसके ऊपर उनका वर्किंग होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी रहता है कि हम हमारे कोच के ऊपर कितना डिपेंड करते हैं। और दूसरा, एक चैंपियंस माइंडसेट होना चाहिए। मैं कई कई प्लेयरों को देखता हूँ, कई बार मैंने बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स में देखा है कि वो कंपटीशन जब खेलने जाते हैं तो उनके सामने कोई उनके सोच किसी तरह की नहीं रहती कि उनको एग्जैक्टली कंपटीशन में करना क्या है। लेकिन जितने लोग चैंपियन बनते हैं, मैंने उनसे जब भी बात करी तो वो टूर्नामेंट में आने के पहले ही उनका माइंडसेट ये बना रहता है कि मेरे को जीतना है इवेंट। तो वो जीतने के स्टेजेस बनाते जाते हैं, वो राउंड टू राउंड क्लियर करते हुए, पर अल्टीमेट एम उनका जीतने का रहता है। और जो चैंपियन रहता है, अगर आप कभी जब भी आप खेलते हुए लोगों को देखे तो, क्योंकि मैंने हर लेवल पे गेम के अंदर मेरा सहभागिता रही है, मैं प्लेयर भी था, कोच भी रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा हूँ और बाकी बहुत सारे डिफरेंट कैपेसिटीज में काम किया है। तो कई बार मुझे प्लेयर को देख के लगता था कि ये चैंपियन बनेगा इस इवेंट में। तो वो एक जो प्लेयर का खुद का जो चैंपियन माइंडसेट रहता है, उसका फील्ड में उतरने का जो कॉन्फिडेंस रहता है, उसका प्रिपरेशन रहती है, ड्रॉ को जिस तरह से वो देख के अपने आप को तैयार करता है। मैं बताना चाहूंगा कि मैं 2012 में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप हम स्टॉकहोम में गए थे, मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो उस समय 50+ एज कैटेगरी में माइकल एपलग्रीन खेले थे, जो कि खुद कम से कम 15 से 20 साल वर्ल्ड सर्किट में उन्होंने डोमिनेंट रहे हैं, टॉप 4 में रहे हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं। तो वो जब पार्टिसिपेट कर रहे थे तो किसी को ये डाउट नहीं था कि ये प्लेयर जो है ये चैंपियन नहीं बनेगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप ये नहीं जीतेंगे। पर जब राउंड के पहला मैच चालू हुआ तो फर्स्ट मैच वो किसी ऑस्ट्रेलियन अननोन प्लेयर से 2-3 हार गए और हम सब लोग स्तब्ध थे देख के कि वर्ल्ड चैंपियन जिसने बनना ही था वो पहले ही मैच में, लीग के पहले मैच में इस तरह से हार गए। पर वो जब बाहर आ रहे थे कोर्ट से तो कभी उनको देख के लगा नहीं कि उनके ऊपर उस हार का कुछ असर पड़ रहा हो, या वैसे लग रहा था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो चैंपियन बनेंगे बनेंगे। और धीरे धीरे उन्होंने गेम को अपना डेवलप किया, नेक्स्ट मैचेस जीतना चालू किए एंड फाइनली ही बिकम वर्ल्ड चैंपियन। तो जब वो वर्ल्ड चैंपियन बने और फिर कोर्ट के बाहर आ रहे थे तो उस समय भी मेरे को कोई अंतर नहीं दिखा कि जो वो पहला राउंड हार के बाहर निकले और वर्ल्ड चैंपियन बन के बाहर निकले। तो शायद वो अपने आप को इस लेवल पे तैयार करके पार्टिसिपेट करने आए थे कि उन्होंने इस इवेंट को जीतना ही है या वो जीतने ही वाले हैं। भले ही पहला मैच हार गए हैं तो उनके पास जो बची हुई अपॉर्चुनिटीज थी उसमें उनको मालूम था कि उनको किस तरह से परफॉर्म करना है। तो ये बहुत जरूरी रहता है कि हम अगर चैंपियन माइंडसेट या विनिंग माइंडसेट के साथ में अगर जाते हैं तो हमारे गेम के अंदर अलग ही जो हमारे प्रयास रहते हैं वो
निश्चित तौर पे एकदम पॉजिटिव वे में हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग प्रैक्टिकल और फिजिकल हमने जितनी ट्रेनिंग की है उसका इम्प्लीमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ मैटर ऑफ परफॉर्मिंग व्हाट यू हैव डन। आपने साल भर पढ़ाई की और अगर एग्जाम के टाइम उसको परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसकी उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। वैसे ही है कि अगर आपने साल भर मेहनत करी है और उसको मैचेस के दौरान अगर उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो शायद उसका कोई फायदा नहीं होगा। पर ये आदत ही बनानी चाहिए कि हम जिस तरह से अपने आप को रेगुलर प्रैक्टिस के लिए या पढ़ाई के लिए तैयार करते हैं, एग्जाम को देते थे, हम अपने आप को डिलीवर करने के लिए भी उतना ही तैयार रखें। कई लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको अगर आप प्रैक्टिस सेशन सुन के देखें तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, और उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एवरेज से ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि वो अपने उस प्रैक्टिस को गेम के साथ में या मैचेस के साथ में या उस स्ट्रेस लेवल पे उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो हमने आपको इस तरह से तैयार करना चाहिए कि हम हमारे प्रैक्टिस सेशन और टूर्नामेंट मैचेस में हमारे जो कॉम्पिटिटिव सेशन है, ये दोनों इस तरह से तैयार होने चाहिए कि हमको कहीं भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी प्रेशर रहता है तो हमारे परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट आना ही आना है। और प्रेशर तभी नहीं रहेगा जब आप फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो जो ज्यादा तैयारी करेगा वो हमेशा कम प्रेशर में रहेगा। तो ये अपने आप को तैयार करने के कुछ तरीके हैं जो मुझे लगता था। उसके अलावा ग्रेट पॉइंट सिंसियरिटी और सर। हार्ड वर्क। यस यस प्लीज। ग्रेट, आपने बहुत अच्छे सेशंस करे। वी आर बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम्स, तो मैं वापस से एक बार बताना चाहूंगा हमारे पार्टिसिपेंट्स को कि जयेश सर ने जो पॉइंट्स बोले हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉम्पिटिटर जो है उसके बारे में स्टडी करना, अपने कोच पे बिलीव करना, और किसी भी मेंटल स्ट्रेस में, किसी भी कंडीशन पे मेंटली स्ट्रेस नहीं होके कूल डाउन होके किसी भी कॉम्पिटिशन को फील करना। जय सर, हम HMD सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की तरफ से वापस से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने आपका टाइम निकाला, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मुझे लगता है कि हमें ये सेशन थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना रहेगा। तो ओके जी, तो बस मैं एक दो पॉइंट और बोलना चाहूंगा सर। कि सिंसियरिटी और हार्डवर्क ये दोनों बनाए रखें सारे खिलाड़ी जो है, और उसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन का एक और सेल्फ टाइम लाइन होना चाहिए कि हम जब ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड ये दोनों समय जो है वो प्लेयर जो है वो अलग ही मोड में रहना चाहिए। हमेशा उसने अपने आप को एक डिफरेंट कैटेगरी में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए कि नॉर्मल ह्यूमन और स्पोर्ट्स पर्सन इसके अंतर जो है ये हर जगह दिखता है, क्योंकि हम फेलियर और सक्सेस इसका टॉलरेंस हमारे ऊपर हमारे अंदर इतना डेवलप हो चुका रहता है कि हम जो खिलाड़ी है वो किसी भी बात से घबराते नहीं है। तो अपने आप को नॉर्मल कोर्स में भी ऑफ द फील्ड भी अपने आप को इतना डिसिप्लिन रखें कि आप एक किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, ये आपको देखते से ही आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। वो स्पोर्ट्स की सही पावर है, और किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने आप को तैयार करके अपने आप को वापस से उसको कन्वर्ट कर सके, ऐसी एबिलिटी आप सभी अपने ऊपर अंदर तैयार करें। और मैं मयंक जी से कहूंगा कि अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो बिल्कुल सर।